जय हिंद दोस्तों। सरस्वती एकेडमी काशीपुर के ऑनलाइन चैनल यूके स्टडी हॉल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर ज़िले की। किस ज़िले की बात करने वाले हैं? बागेश्वर ज़िले की। इससे पहले हम उधम सिंह नगर ज़िला पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे बागेश्वर ज़िले की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं बागेश्वर ज़िले से। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई थी। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 2240 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2240 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? 11वां है। और ये बागेश्वर जिला ये किस जिले से अलग होकर बना है? ये आपको पता, अल्मोड़ा जिले से बना है। किससे बना है? अल्मोड़ा जिले से अलग होकर 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर जिला बना। ठीक है, और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान इसका? 11वां है। और पहले स्थान पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? चमोली जिले का क्षेत्रफल क्या है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा हमारा जिला है? चंपावत जिला। कितना है? चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1766। ठीक है, और चमोली का कितना है? 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है? 2,59,898। जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2,59,898 है। जनसंख्या में स्थान की बात करें तो जनसंख्या में स्थान कौन सा इसका? 11वां है। किस जिले की बात कर रहे हैं? बागेश्वर जिले की बात कर रहे हैं। 11वां स्थान है। और जनसंख्या में अगर सबसे बड़ा जिला है तो उसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है तो हरिद्वार है। कौन है? हरिद्वार। और सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 4.18 है। 4 कितना है? 18। और जनसंख्या वृद्धि दर में स्थान इसका 11वां है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? तो उधम सिंह नगर जिले। किसकी है? उधम सिंह नगर जिले की क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? पौड़ी की। किसकी? पौड़ी। कितनी है? -1.41%। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर कितनी है इसकी? 80.01% है। किसकी? बागेश्वर जिले की। ठीक है, और साक्षरता में स्थान किसका कितना कौन सा है? बागेश्वर जिले का 9वां है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की है? देहरादून की। और सबसे कम किसकी है? आपके हमारे उधम सिंह नगर जिले की। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले की साक्षरता क्या है? सबसे कम है। आगे हम बात करें लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसका है? बागेश्वर जिले के लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात कितना है इसका? कितना? 1090 है। ठीक है, लिंगानुपात में स्थान कौन सा है? चौथा है। और पहले स्थान पे कौन? लिंगानुपात में पहले स्थान पे कौन सा है? अल्मोड़ा जिला है। कितना है? 1139। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? हरिद्वार का। आगे हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है? बागेश्वर जिले का जनसंख्या घनत्व 116 है। उसमें स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में इसका स्थान कौन सा है? 10वां है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कौन सा जिला है? हरिद्वार। इसमें भी हरिद्वार क्या है? नंबर 1 है भैया। जनसंख्या घनत्व में भी नंबर 1 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? उत्तरकाशी का। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं बागेश्वर जनपद की। ठीक है, बागेश्वर जनपद के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे। तो बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया है। किससे अलग करके बनाया गया है? अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया था? 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ पहले भी आपको मैं। बागेश्वर राज्य की सीमा किसी राज्य व देश के को स्पष्ट नहीं करती है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा बागेश्वर जिला है ये आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। ये चारों तरफ से उत्तराखंड से जिलों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आंतरिक जिलों में आता है। ठीक है, इसकी सीमा ना किसी राज्य से स्पर्श करती है और ना ही किसी देश से स्पर्श करती है। आगे हम बात कर लेते हैं। इस पिक्चर में आप बागेश्वर जिले का सुंदर व्यू देख सकते हैं। अब बागेश्वर की बात करें तो ये नीलेश्वर व भिलेश्वर पर्वत के मध्य सरयू व गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, कौन सी शहर की बात कर रहे हैं हम? बागेश्वर शहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका पौराणिक नाम क्या है? अग्नि तीर्थ। क्या है? इसको क्या बोलते थे? पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ बताया गया है। और इसके उपनाम भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तर का वाराणसी। ठीक है, तो बात करें तो कौन है? बागेश्वर। उत्तर का प्रयाग, उत्तराखंड का प्रयाग तो बागेश्वर। गोल्डन वैली बागेश्वर। व्याघ्रेश्वर जो उत्तराखंड का नीलगिरी। ठीक है, ये किसके उपनाम हैं? सभी बागेश्वर जिले के उपनाम है या बागेश्वर शहर के उपनाम है। ठीक है, आगे हम बात करें
मानस खंड में बागेश्वर को भगवान शिव की प्रिय स्थली बनाया गया है। भगवान शिव की प्रिय स्थली क्यों है, आगे आपको पुरानी कथा बताई जाएगी, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सरयू को गंगा के समान, सरयू को गंगा के समान, गोमती को यमुना के समान और संगम को प्रयाग के समान तथा नील पर्वत को विंध्या पर्वत के समान माना गया है। बस सरयू नदी है जो, इसको गंगा के समान पूरे भारत की दृष्टि से देखें तो गंगा के समान है। ठीक, गोमती को यमुना के समान माना गया, जो गोमती नदी है उत्तराखंड की, इसको हमारे भारत की यमुना नदी के समान माना गया है। संगम को किस समान माना गया है, प्रयाग के समान माना गया है। ठीक है, दोनों संगम कहाँ हो रहा है, बागेश्वर में हो रहा है ना। तो आगे हम बात करें, नील पर्वत को विंध्या पर्वत के समान माना गया है। जो नील पर्वत है वो किसके पर्वत के समान है, विंध्या पर्वत के समान माना गया है। आगे हम बात करें, मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि बागेश्वर को कहा जाता है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया था, तपस्या की थी। ठीक है, जैसे वहाँ की तपोभूमि भी बागेश्वर को कहा जाता है। गोमती नदी घाटी को कत्यूरी घाटी कहा जाता है। ठीक है, जो गोमती नदी घाटी है यहाँ इस कत्यूरी घाटी है, कत्यूरी शासकों का शासन रहा है। मध्यकाल उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर तथा कत्यूरी राजवंशों की राजधानी रही है। ठीक है, ये भी ऐतिहासिक, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु भी आपका वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। बागेश्वर में अब देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कुलीय बेगार प्रथा का, अभी आगे भी आएगा, डीपली बताएंगे आपको उसमें। कुलीय बेगार प्रथा में बागेश्वर में 13-14 जनवरी को 1921 में उत्तरायणी पर मेले के समय सरयू नदी के तट पर कुलीय बेगार प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिथि बुझ लेता है इसकी। ठीक है, 14 जनवरी है 1921, 14 जनवरी महत्वपूर्ण है 1921, जिसमें क्या किया था, सरयू नदी के तट पर हमारे कुलीय बेगार प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आगे नोट्स में मिल जाएगा आपको डीपली। आगे देखते हैं बागनाथ मंदिर। देखते हैं दोस्तों बागनाथ मंदिर। ठीक है, जो बागनाथ मंदिर है ये कहाँ है, बागेश्वर में है। ठीक है, इससे पहले हम ये बागेश्वर का नाम बागेश्वर क्यों पड़ा ये भी देख लेते हैं। ठीक, एक पुरानी कथा है कि महाराज भगीरथ जिस समय गंगा को केदार क्षेत्र में लाना चाहते थे, उसी समय की बात है कि महर्षि वशिष्ठ भी क्या सरयू नदी को मानसखंड में लाना चाहते थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, महर्षि मार्कंडेय यहाँ पर तप कर रहे थे। ठीक है, इसी स्थान पर क्या कर रहे थे, बागेश्वर में तप कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, सरयू नदी जब धरातल पर आ गई, ज़मीन पर आ गई, तो आगे बढ़ने से अचानक चलते हुए क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि उस समय रास्ते में कौन, ऋषि मार्कंडेय क्या तप कर रहे थे, तो ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि अब तो सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो तुरंत उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव जी से मदद मांगी। ठीक है, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, व्याघ्र का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। ठीक है, जब उन्होंने रूप धारण कर लिया तो अचानक वहाँ पर भगवान शिव जी ने, ठीक है, भगवान शिव जी ने जो व्याघ्र रूप में थे, एक जो माता पार्वती जी गाय के रूप में थी, ठीक, उन पर क्या किया, आक्रमण किया। तो अचानक ऋषि मार्कंडेय ने इस चीज़ को, घटनाक्रम को देख लिया और तुरंत इसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए वहाँ से दौड़े। जैसे ही अपना रास्ता अपना जगह छोड़कर गाय को बचाने के लिए दौड़े, तुरंत सरयू नदी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह सरयू नदी मानसखंड में आई। ठीक है, तो इसमें महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर क्या किया, महर्षि वशिष्ठ की तो इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, अब ऋषि मार्कंडेय ने कि यहाँ पर जो तप कर रहे थे, इसी स्थान पर मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर क्या की, एक मंदिर की स्थापना की। यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की। ठीक है, इस मंदिर को क्या कहते हैं, श्री बागनाथ मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव जी ने एक बाघ का रूप धारण किया था। तो इस जिले का पहले नाम व्याघ्रेश्वर था, बाद में इसका नाम धीरे धीरे क्या हो गया, बागेश्वर हो गया। इसी पुरानी कथा के कारण इसका नाम क्या हुआ, बाद में बागेश्वर हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बागेश्वर नगर में स्थित है कौन सा मंदिर है, बागनाथ मंदिर है। बागनाथ मंदिर सरयू व गोमती नदी के तट पर स्थित है, यह संगम पर स्थित है। मार्कंडेय ऋषि ने यह मंदिर निर्माण कराया था। किसने कराया था, मार्कंडेय ऋषि ने ही कराया था। क्यों कराया था, कोई ऐसी स्थान पर भगवान शिव जी ने उनको अपने दर्शन दिए थे। ठीक है, कार्तिकेय शासक भूदेव ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। ठीक है, चंद्र शासक लक्ष्मी चंद्र ने 1602 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के द्वार पर कार्तिकेयपुर वंश का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किसका है, भूदेव का। कार्तिकेय शासक भूदेव का कहा है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो कहाँ, मंदिर के द्वार पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे
जो इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसकी बात कर लेते हैं। कुली बेगार प्रथा। अंग्रेजों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व सामान ढोने के लिए राज्य के निवासियों से श्रम कराया जाता था और पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों का रहने व खाने की, जो अंग्रेज होते थे उनके खाने व रहने की व्यवस्था भी किनको करनी पड़ती थी? उत्तराखंड वासियों को करनी पड़ती थी। इसे कुली बेगार प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो 13-14 जनवरी की बात है, 1921 में उत्तरायणी पर्व के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हजारों लोग सरयू नदी के किनारे एकत्रित हुए। ठीक है, और सरयू की सुगंध खाकर आगे से बेगार न देने का प्रण लिया और वही खाते को सरयू नदी में फेंक दिया। क्योंकि जब उस समय अंग्रेज लोग आते थे तो उत्तराखंड वासियों को क्या करना पड़ता, उनकी खातिरदारी करनी पड़ती, जो उनका सामान होता था उसको ढोना पड़ता था। कि यहाँ तक कि इसके लिए क्या बशर्ते क्या बने होते थे, रजिस्टर बने होते जिस पर ड्यूटी लगी होती थी कि आपकी ड्यूटी है आज यहाँ से यहाँ। उनके खाने की रहने की व्यवस्था भी की जाती थी, जो कि हमारे इसके नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था कुली बेगार प्रथा का। ठीक है, उनको नागवार गुजरी और उन्होंने क्या किया, उसको प्रथा को बंद करा दिया। आगे हम बात कर ले इसके क्या परिणाम हुआ। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। किसकी केसरी उपाधि दी गई? कुमाऊं केसरी की। ये पूछ लिया, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि किस दौरान दी गई? कुली बेगार प्रथा के कारण दी गई थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में से रक्तहीन क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा जाता है। इस जो कुली बेगार प्रथा को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट भी कहा जाता है। उपनाम क्या है? कार्ल मार्क्स ने इसे अतिरिक्त श्रम चोरी कहा। तारद ग्रोलर ने इसे शांता राज्य के लिए कलंक कहा था। किस प्रथा को? कुली बेगार प्रथा को। आगे हम बात कर लेते हैं बैजनाथ मंदिर की। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। बैजनाथ मंदिर की पिक्चर इसमें में लगी हुई है। उपनाम क्या है? कार्तिकेयपुर घाटी, कत्यूरी घाटी। ठीक है, इसके उपनाम भी हैं। यहाँ कुल 18 मंदिरों का समूह, बैजनाथ मंदिरों कितने मंदिरों का समूह है? 18 मंदिरों का समूह भी स्थित है। बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कत्यूरी शासकों ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर भीम की गेंद बैजनाथ में स्थित। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में स्तंभ तो खैर क्षतिग्रस्त हो गई है, एक भीम की गेंद भी थी। जिस समय प्रवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने क्या देखा था, एक भीम ने अपने मनोरंजन के लिए गेंद बनाई थी, शिला तोड़कर उसको क्या बनाई थी? गेंद बनाई थी। ठीक है, इस गेंद की ये खासियत थी, ये शिला था, पत्थर था, कि इसको एक आदमी तो नहीं उठा सकता था। ठीक है, लेकिन और 8-9 आदमी अपने एक एक उंगली से उठाएं, इसको एक एक उंगली लगाएं तो ये अपने आसानी से उड़ जाती थी। ठीक है, इसकी पुरानी कथा इस तरह की इसमें बारे में बताया गया है। नीलेश्वर, अब हम बात कर लेते हैं नीलेश्वर महादेव मंदिर की। ठीक है, तो नीलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बागेश्वर नगर के पास चोटी पर स्थित है। नीलेश्वर महादेव मंदिर देखिए, इसमें पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? बागेश्वर नगर के पास चोटी पर स्थित है। आगे चंडिका देवी मंदिर, यह बागेश्वर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर दूरी पर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर माँ चंडिका को समर्पित है। ये पिक्चर में देखिए, चंडिका देवी मंदिर कहाँ है? बागेश्वर जिले में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोपेश्वर मंदिर। भद्रावती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भद्रावती मंदिर का निकटवर्ती स्थल है। नदी कौन सी है? भद्रावती नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? भद्रावती मंदिर है। किस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम गोपेश्वर मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग में जल चढ़ाया गया जल दिखाई नहीं देता, क्योंकि जल शिवलिंग में समाकर नदी में चला जाता है। वही जो जल है चढ़ाया जाता है उस पर, वो नदी में समा जाता है। माँ वैष्णवी को माँ भ्रामरी भी कहा जाता है। देखो, एक बार की पुरानी कथा है, इसमें एक बार संपूर्ण कत्यूरी घाटी में क्या हुआ, वो पानी भर गया था। पूरी संपूर्ण कत्यूरी घाटी पानी में डूब गई थी। ठीक है, इसमें निर्मित जलाशय में अरुण नामक दैत्य निवास करता था। यहाँ पर जलाशय में कौन था? अरुण नामक दैत्य निवास करता था। ठीक है, उसे वरदान प्राप्त था कि उसे देवता, मानव या 2 या 4 पैर वाला कोई भी जीव नहीं मार सकता। उसके अत्याचार से मनुष्य ही नहीं अपितु देवता भी क्या हो गए? पीड़ित हो गए। एक बार देवताओं तथा मनुष्यों की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई कि अरुण दैत्य के वध के लिए माँ वैष्णवी का अवतार होगा। तो माँ ने दैत्य के संहार के लिए
6 पैर वाले भरमर या भोरे का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? भरमर का रूप धारण किया था, ठीक है, धारण किया था। और इस तत्पश्चात देवी के स्थान पर विराजमान हुई। उसका क्या हुआ? वध कर दिया। उसके बाद में यहाँ कोट भ्रामरी मंदिर भी स्थापित किया गया। इसलिए माता को माँ भ्रामरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ भ्रामरी। या इसी स्थान पर क्या है? कोट भ्रामरी मंदिर स्थित है। आगे हम बात करते हैं भद्रकाली गुफा मंदिर। बागेश्वर की कमस्यार घाटी, बागेश्वर की कमस्यार घाटी, बागेश्वरी कमस्यार घाटी के भद्रकाली गांव में भद्रगंगा के किनारे यह प्रसिद्ध देवालय स्थित है। यह मंदिर मां भद्रकाली को समर्पित है। तो भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? बागेश्वर जिले में है, ठीक है। नवरात्रि की रात की अष्टमी को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर के पास भद्रकाली झरना भी विद्यमान है, ठीक है। कौन सा झरना है? भद्रकाली झरना कहाँ है? बागेश्वर जिले में है, ये भी है। आगे हम बात कर लेते हैं कोसानी। कोसानी देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोसानी के बारे में सभी ने सुना होगा कोसानी का नाम। गोमती व गरुड़ नदियों के बीच बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ठीक, कोसानी। यह बागेश्वर से 54 किलोमीटर दूर पिंगनाथ पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? पिंगनाथ पहाड़ी पर है। मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिंगनाथ पहाड़ी पे कौन सा शहर स्थित है? कोसानी। कौशिक ऋषि ने यहाँ तप किया था, जिस कारण इसका नाम क्या हुआ? कोसानी पड़ा। पहले कौशिक ऋषि यहाँ ने तपस्या की थी, तभी उसी कौशिक ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? कोसानी पड़ा। कत्यूरी काल में इसको बलना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बलना किसका प्राचीन नाम है? ठीक है, किसका नाम है? कोसानी का है। कोसानी को कुमाऊं का गहना भी कहते हैं, इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। प्रकृति का सुकुमार कवि का जन्म 20 मई 1900 को कोसानी में हुआ था, ठीक है, कोसानी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत के आवास को 1979 में सुमित्रानंद पंत राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित किया गया, ठीक है, कर दिया गया है। इसके आवास को किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। ये हिंदी में विस्तार पूर्वक सुमित्रानंद पंत जी के बारे में पढ़ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी जब कोसानी में आए थे, ठीक, कब आए थे? 24 जून से 7 जुलाई 1929 को महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? कोसानी में आए थे। किस दिन का प्रवास किया था? 14 दिन का प्रवास किया था। महात्मा गांधी जी ने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस शहर को कहा था? कोसानी को कहा था, ठीक है, इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आगे हम बात कर लेते हैं अनाशक्ति आश्रम कोसानी, ठीक है। अनाशक्ति आश्रम भी स्थित है, कहाँ पर है? कोसानी में। 1929 में महात्मा गांधी ने के कोसानी में 14 दिन प्रवास के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर अनाशक्ति योग नाम से टीका लिखा गया, ठीक है। अनाशक्ति योग नाम से टीका किसने लिखा था? ठीक है, लिखा गया महात्मा गांधी ने। यह भवन अनाशक्ति आश्रम के रूप में प्रसिद्ध है। यह अनाशक्ति आश्रम की आप पिक्चर देख सकते हैं। ये कहाँ पर है? बागेश्वर जिले में, ठीक है। कहाँ पर है? बागेश्वर, कोसानी में। यहाँ पर दिन 5 बजे, साय 6 या 7 बजे, ठीक। गर्मी के दिनों में क्या शाम को 7 बजे, और ठंड के दिनों में सुबह 6 बजे क्या होती है? प्रार्थना का आयोजन भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ रुकता है कोई उसको प्रार्थना में भाग लेना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट एग्जाम जैसे से आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी आश्रम की बात कर लेते हैं। गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने शांतिलाल द्विवेदी के साथ मिलकर 1941 में इस आश्रम की स्थापना की थी। किस आश्रम की स्थापना की थी? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। यह आश्रम कोसानी से कितने दूर है? 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितने किलोमीटर दूर है? 1 किलोमीटर दूर। सरला बहन का मूल नाम क्या है? मिस कैथरीन या मैरी हेलीमन था। क्या था? कैथरीन मैरी हेलीमन। किसका उपनाम है? सरला बहन का। इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। लक्ष्मी स्थापना किसने की थी? लक्ष्मी आश्रम की सरला बहन है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं द्वारकाधीश मंदिर। यह श्री महादेव गिरी महाराज द्वारा स्थापित यह मंदिर कोसानी में है। यह द्वारकाधीश मंदिर भी कहाँ पर है? कोसानी में है। और ये यहाँ पर जन्माष्टमी, जब जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो उस समय क्या लगता है? एक मेला भी लगता है। आगे हम बात कर लेते हैं कालिका मंदिर की। यह मंदिर बागेश्वर के कांडा कस्बे में स्थित है। ये श्री 1008 मूल नारायण मंदिर, ठीक है। यह मंदिर बागेश्वर के
कपकोट ब्लॉक के भनार गांव में, ठीक, कपकोट ब्लॉक पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जिले में पड़ता है, तो वहाँ पर स्थित है। पर्वत की चोटी पर बसा होने के कारण इसे शिखर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, शिखर भी कहते हैं इस मंदिर को, ठीक है। अब मूल नारायण के मंदिर कितने हैं, 3 मंदिर हैं, ठीक, जारती गांव में एक, वनलेख में, शिखर में। शिखर जो है मंदिर जो है ना मूल नारायण जी का, ये मंदिर क्या है, सर्वप्रमुख मंदिर है। फसल का प्रथम अनाज, जो इसे बोलते हैं सीख बोलते हैं, प्रथम का जो फसल का जो प्रथम अनाज होता है, जब फसल कट के घर पे आती है उसका जो प्रथम अनाज होता है उसे सीख बोलते हैं। तो ये कहाँ चढ़ाया जाता है, मूल नारायण देवता जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी पर इसके क्या लगता है, यहाँ मेला लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर इस पर क्या लगता है, मेला लगता है। मूल नारायण जी के 2 पुत्र थे, बजेन और नोलिंग, ठीक है, बजेंग व नोलिंग। अब देखिए बात कर लेते हैं बजेन देवता जो मंदिर है, इसका नाम बजेन क्यों पड़ा। बांज के वृक्ष के मध्य उत्पन्न होने के कारण का नाम क्या पड़ा, बजेन पड़ा, ठीक है। मूल नारायण मंदिर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है तथा भनहार के क्षेत्र में समाल गांव में है। बजेन देव जी का अवतार बजेन क्षेत्र में हुआ था। कार्तिक माह में यहाँ एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। मूल नारायण जी के 2 पुत्र थे, ठीक है, एक अपना बजेन एवं दूसरा कौन थे, नोलिंग। दोनों के अलग अलग क्षेत्र में पैदा होने के कारण दोनों क्षेत्रों का नाम भी अलग अलग, मंदिर भी अलग स्थानों में, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नोलिंग देवता मंदिर। मूल नारायण मंदिर से 12 किलोमीटर दूरी पर कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत सनगाड़ गांव में यह मंदिर नोलिंग देवता को समर्पित है। नोलिंग ने यह सनगाड़ राक्षस का वध किया था, ठीक है, उसे मारकर वहां पर एक ताल स्थापित किया था, जिसे क्या बोलते हैं, राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पड़ता है, नोलिंग में। इसका नाम नोलिंग कैसे, नोलिंग जी का जन्म नोले के समीप हुआ था, ठीक है, इसके समीप हुआ था, नोले के समीप हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, नोलिंग पड़ा। जहाँ नवमी के मध्य क्या लगता है, नवमी के मेला लगता है, नवरात्रों में मेला लगता है। आगे हम बात कर लेते हैं तैलीहाट की। तैलीहाट, यह स्थल कत्यूरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यह स्थान रनचूला कोट कहलाता था, ठीक है। तैलीहाट क्या कहलाता था, इसको क्या बोलते हैं, रनचूला कोट भी कहते हैं। वर्तमान में यह स्थान तैलीहाट या शैलीहाट कहलाता है। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुसहानी में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, कुसहानी में है। भगवान पिनाकेश्वर के आशीर्वाद से बाज बहादुर चंद्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा बाज बहादुर चंद्र को एक ताम्रपत्र अभिलेख पिनाकेश्वर महादेव मंदिर से प्राप्त हुआ था। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर महिलाएं संतान की प्राप्ति हेतु तो अपने हाथ में दीपक रखकर जागरण करती हैं। यहाँ पर पुरानी कथा है कि अगर कोई स्त्री अपने हाथ पर दीपक लेकर पूरी रात जागे तो क्या होता है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सेकंड भाग इसी जिले का, बागेश्वर जिले का सेकंड भाग लेकर जल्दी प्रस्तुत होंगे आपके सामने। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।